Yeah. So, thank you for inviting me to the college. I think the second time I'm speaking on Gandhi in this college, and I have very nice memories of my first first visit. Well, I picked up Charkha after that. I think there was a Charkha Mahotsav in the college, and I'm in touch with Sita ji since then. So I'm thankful to the college for that also. Uh, I think let me begin by saying that when do we need this Amrit Mahotsav? When do we remember Amrit? When we are closer to death. So probably the world is facing a very serious crisis. And I will talk about that. What kind of crisis are we facing? And we are living in a dystopian world. But simultaneously, human beings also look for new utopia. So we are looking for new utopia, and that is what I will be talking about. I would like to make a small presentation. It will make things easy. Create screen. I'm trying for the first time, but I guess it is so similar. Mm, Is it visible? Is the PowerPoint Yes, visible? sir. Okay. Yes, sir. Yes. Sir. Okay. Now this is a very interesting picture uh, of people protesting against globalization. And you can see Gandhi in the background, which only suggests that even today people are looking towards Gandhi for creating a new world. I'm going to talk about 4 5 issues. And if you permit, I think I was suggested to speak in Hindi or I need to be bilingual. Is that right, Sweta? Yes, sir. Okay. So पहला पॉइंट ये है कि ये यूटोपिया क्या है, क्या हमें यूटोपिया की ज़रूरत है। दूसरा है कि क्या हम एक डिस्टोपियन दुनिया में अभी रह रहे हैं, और यदि डिस्टोपियन दुनिया में रह रहे हैं तो क्या हमें एक नए तरह की यूटोपिया की ज़रूरत है, और जो हमारा समय है इस समय का सच क्या है, इसका ऑन्टोलॉजी क्या है, हमारे समय की प्रकृति प्रवृत्ति क्या है, मुख्य प्रवृत्तियां क्या हैं, और क्या इन प्रवृत्तियों को काउंटर करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज हैं, और जो रिसोर्सेज हैं उनमें गांधी के द्वारा दिया गया रिसोर्सेज कितना महत्वपूर्ण है। इन सवालों को मैं लेने की कोशिश करूँगा। लेट मी बिगिन विथ द आइडिया ऑफ यूटोपिया एंड डिस्टोपिया। Human beings do have extraordinary capacity to imagine things. बाकी जो लिविंग बीइंग्स हैं उसमें और ह्यूमन बीइंग्स में जो एक मौलिक अंतर है वो यही है कि हम अपने फ्यूचर को इमेजिन कर सकते हैं। वी रेज, ऐसा मार्क्स कहता है, जैसे वी रेज इमेजिनेशंस, वी रेज स्ट्रक्चर्स इन आवर इमेजिनेशन एंड देन वी रियलाइज देम। जैसे हमें बहुत बड़ा सा मकान बनाना है, शहर बनाना है, गाड़ियाँ बनानी हैं, तो पहले हम उसे कागज़ पे बना लेते हैं, फिर उसे हम रियलाइज़ करते हैं। तो फ्यूचर के बारे में सोचने की जो क्षमता है ये ह्यूमन बीइंग की अद्भुत क्षमता है, और जब तक हम फ्यूचर के बारे में सोचते नहीं हैं तो फिर उसके बारे में हम कुछ कर नहीं पाते। तो एक जो पॉजिटिव इमेजिनेशन हमारा है उसे हम यूटोपिया कहते हैं। हम अभी कहाँ हैं और यहाँ से निकलकर हम कहाँ जाना चाहते हैं। जो जाना चाहते हैं उसमें कभी हम स्वर्ग की कल्पना करते हैं, कभी हम फ्री इंडिया की कल्पना करते हैं, कभी हम नॉन एलिनेटेड दुनिया की कल्पना करते हैं। वो एक नया यूटोपिया हम इमेजिन करते हैं। ये यूटोपिया हमें सहायता करता है एक संकल्प बनाने में।
हम संकल्प करते हैं, जो हमारा काम करने का तरीका है ह्यूमन बीइंग्स का, वो हमेशा ही ऐसा रहा है और रहता है कि जब तक हम संकल्प नहीं करते हैं हम कुछ कर नहीं पाते हैं। पहले हम सोचते हैं कि हमें ये काम करना है, और उस काम को करने के लिए सोचने के क्रम में हमारे अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है। उस ऊर्जा को लेकर फिर हम आगे बढ़ पाते हैं। ये ऊर्जा जिस चीज़ से पैदा होती है उसे हम यूटोपिया कहते हैं। और ये जो यूटोपिया है ठीक उसका उल्टा है डिस्टोपिया। डिस्टोपिया क्या है कि वो हमें एक नेगेटिव फ्यूचर दिखाता है कि हम बहुत ख़राब हालत में फंसे हुए हैं और शायद आगे भी इस ख़राब हालत में और ख़राब हालत में जाने वाले हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं कि लोगों ने कैसे नए यूटोपिया की बात की। थॉमस मूर के बारे में आपने सुना होगा, पहला व्यक्ति था जिसने इसके ऊपर एक पुस्तक की रचना की, द मॉडर्न यूटोपिया, 1905। उसी टाइम में एस.जी. वेल्स ने लिखा, उसी टाइम में हिंद स्वराज गांधी ने लिखा, और लगभग उसी समय में एक बहुत अच्छी किताब है, उपन्यास है ये, सिंक्लेयर लिविस की, डॉक्टर एरोस्मिथ, और आज के संदर्भ में इसे जरूर पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। ये सब लोग एक ही समय में लगभग बात कर रहे हैं कि क्या हम नए तरह का समाज बना सकते हैं, नए तरह की दुनिया हम कैसे बना सकते हैं। ये एक यूटोपियन वर्ल्ड था। और 1980s में आते आते आप देखेंगे, 1940s के बाद, एक्चुअली 45 के बाद, ये युद्ध के बाद आप देखेंगे कि डिस्टोपियन लिटरेचर बहुत आने लगा। आप देखेंगे जॉर्ज ऑरवेल की किताब है, फिर आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र की किताब हिंदुस्तान में है, अंधेर नगरी चौपट राजा। लेकिन आज की जो दुनिया है इसमें आपको आश्चर्य होगा जानकर, मैंने एक सर्वे करने की कोशिश की कि अभी डोमिनेंट लिटरेचर किस तरह का है, डिस्टोपियन है या यूटोपियन है। तो मुझे पता चला कि पूरी दुनिया में जो सबसे पॉपुलर लिटरेचर अभी हो रहा है वो डिस्टोपियन लिटरेचर हो रहा है। आप भी इस तरह का सर्वे गूगल पे कर सकते हैं। मैंने एक सर्वे करके जो लिस्ट बनाया है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और मैंने इसमें ज़्यादातर चीज़ों को पढ़ने की भी कोशिश की है। जैसे एक किताब है द कैंप ऑफ द सेंट्स, फ्रेंच राइटर है, 1973 में ये किताब लिखी गई थी, 1973 में लिखी गई थी। लेकिन ये किताब अब उस वक्त बिल्कुल डंप कर दी गई थी, लोगों ने पढ़ा नहीं था। सडनली ये 2010 के आसपास दोबारा प्रिंट में आई और बेस्ट सेलर हो गई। ये एक तरह का डिस्टोपियन लिटरेचर है फ्रेंच सोसाइटी का। वैसे ही आज की तारीख में जो फ्रांस का सबसे प्रसिद्ध लेखक है उसका नाम है मिचेल ओल्बैक। उसकी कई किताबें हैं जिसमें 2 किताबें बहुत महत्वपूर्ण हैं, एटोमाइज्ड एंड सबमिशन। एटोमाइज्ड एक किताब है जिसके बारे में सिर्फ एक लाइन में मैं बताऊंगा, आप खुद उसके पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहिए आप लोगों को। वो कहता है कि उसका जो प्रोटोगनिस्ट है वो जीनोम साइंटिस्ट है, और वो कहता है मैं जिस घर में रह रहा हूँ मेरे सामने हज़ारों फ्लैट्स हैं, और 80% जो फ्लैट्स मेरे सामने हैं उसमें अकेले लोग रह रहे हैं। हम एटम हो गए, हम पूरा समाज हमारा एटोमाइज्ड हो गया है। और सबमिशन में फिर वो कहता है कि कैसे लोग रिलीजन को सबमिट कर रहे हैं अपने आप को, उसमें क्या हो रहा है, क्यों लोग उधर जा रहे हैं। वैसे ही इसिगुरो जिसे नोबेल प्राइज़ मिला था 2-3 साल पहले, उनकी किताब है नेवर लेट मी गो। जो ब्रिटिश किताब है, एक जूली जे की किताब है एम्प्टी हार्ट्स। एलेना फेरेंटे की किताब है ब्रिलियंट फ्रेंड। एलेना फेरेंटे के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि किसी को पता नहीं है ये ऑथर है कौन, लेकिन उनकी किताबें बहुत पॉपुलर हो रही हैं, और उन किताबों में ज़्यादातर आप देखेंगे एक डिस्टोपियन वर्ल्ड की रचना की गई है। हारुकी मुराकामी, जो आजकल यंग लोगों ने काफ़ी पढ़ा है, मुझे लगता है आप लोगों ने भी शायद पढ़ा होगा, उनकी किताब है नॉर्वेजियन वुड, या उनकी एक छोटी सी किताब है डिज़ायर। ऐसे ही हैंडमेड टेल मार्गरेट एटवुड की किताब है। और हिंदुस्तान में हिंदी लिटरेचर में जो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए उस किताब को, वो है पुरुषोत्तम अग्रवाल की किताब नाको हंस। प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल JNU में रहा करते थे पहले। इस किताब में इन्होंने विश्वविद्यालय के बारे में लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
एक कमीशन बनाया है जिसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर हर्ट सेंटिमेंट्स, और किस तरीके से हमारे देश में एक ऑथोरिटेरियन स्टेट इमर्ज करने का प्रोसेस हो सकता है, इसकी कल्पना की गई। ये सब डिस्टोपियन लिटरेचर ज़्यादातर जो होते हैं वो आने वाले समय की कल्पना करते हैं। तो ये ऐसा लगता है कि अभी पूरी दुनिया में डिस्टोपियन व्यू पॉइंट ज़्यादा डोमिनेंट हो गया है, एक तरह से नेगेटिविटी हमारे बीच आ गई है। और इंटरेस्टिंगली अभी कुछ महीने पहले एक ये म्यूज़िक एल्बम रिलीज़ हुआ है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग म्यूज़िक एल्बम है। एक ग्रुप है शिकारी करके, द फिल्म ऑन पॉसिबिलिटी, और ये ग्रुप कुछ पॉइंट्स बताता है जिसके बारे में मैं सिर्फ आपको बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। लेकिन वो कह रहा है कि हम लोग ट्रैप हो गए हैं एक पैराडाइम ऑफ ऑब्सेसिव सेल्फ में। जो हमारा इंडिविजुअलिस्ट फिलॉसफी था उसने हमें एक ऑब्सेसिव सेल्फ में लॉक कर दिया है, हम उससे बाहर सोच नहीं पा रहे हैं। जो ह्यूमन सोसाइटी है वो बहुत तरह के प्रॉब्लम्स को अभी फेस कर रहा है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट, रिसोर्स इनइक्वालिटी, ट्रस्ट डेफिसिट, ट्राइबलिज्म, तरह तरह की चीज़ें आ रही। ट्राइबलिज्म कहने का मतलब है जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है। इसी तरीके से कहते हैं वो कि हमारा जो ह्यूमन स्पीसीज है वो एक एग्जिस्टेंशियल रिस्क में फंस गया है। हमने खुद ही अपने डिस्ट्रक्शन का सामान बना लिया है, और हर एक ब्रिलियंट जो स्पीसीज होता है वो एक समय में जाकर इस तरह के ट्रैप में फंस जाता है, और ये टेक्नोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें हम फंसे हुए हैं। अब क्या करें हम लोग इससे? तो फिर वो एक यूटोपिया की बात करता है कि हमें उससे बाहर निकलना चाहिए। वी मस्ट ऑफर एन ऑल्टरनेटिव। व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव? तो कहता है कि पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे गुड और इविल, अच्छाई और बुराई दोनों हमारे अंदर है, और हमारे अंदर ही एक युद्ध है जिसमें अच्छाई की जीत हो सकती है। हर एक इंसान अच्छा हो सकता है, इसमें आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। जो ट्रस्ट डेफिसिट अभी बना है उससे हमें बाहर निकालना पड़ेगा लोगों को। दूसरा कहता है कि कीप द मिडिल फिंगर अवे। यू नो व्हाट इज द मिडिल फिंगर? तो कहता है ये जो दूसरों के साथ रिलेशन आप बनाते हैं उसमें जो हमेशा आप कंपीट करने की कोशिश करते हैं, दूसरे को इनसिक्योर करते हैं, उससे आप बाहर निकलना चाहिए, और आपको एक कंपैशन को स्प्रेड करना चाहिए जिससे आप बेहतर रिलेशनशिप बना सकते हैं। जब मैं इस म्यूज़िक एल्बम को सुन रहा था या उनके इंटरव्यूज़ को सुन रहा था तो मुझे लग रहा था कि 21st सेंचुरी में गांधी उनकी जुबान से हमें कुछ कहना चाह रहे हैं, और इसीलिए मैंने सोचा कि आपसे इसको शेयर करूं ताकि आप समझ सकें कि लोग ऐसा सोच रहे हैं। मुझे मालूम नहीं है कि ये जो म्यूज़िक एल्बम के लोग हैं, जो संगीतकार उसके हैं, गीतकार हैं, उन्हें गांधी के बारे में कुछ आइडिया है भी या नहीं है। उन्होंने गांधी को कभी पढ़ा भी या नहीं पढ़ा मुझे नहीं मालूम है, संभव है उन्होंने नहीं पढ़ा हो। तो अभी पूरी दुनिया में जो दार्शनिक लोग हैं उन लोगों की ये बड़ी चिंता बनी हुई है, और ये संगीत में अब निकल के आ रहा, जो पॉपुलर लेवल पे मुझे लगता है पॉपुलर कल्चर पे भी ये आ रहा है। अब तक तो सिर्फ दार्शनिकों के बीच में था। जैसे आप यदि जीजेक की बात करें, बहुत खुल के वो कहते हैं कि जिस पैराडाइम से हम लोग अभी तक चल रहे थे उस पैराडाइम का एंड ऑफ टाइम आ गया है। यदि हम उसी पैराडाइम से चलते रहेंगे तो हम मानवता को नष्ट कर देंगे। ह्यूमैनिटी विल नॉट सर्वाइव if we continue with the same paradigm. We really need to change the paradigm of thinking. आप रॉय भास्कर हैं, एक बड़े फिलोसफर ऑफ साइंस हैं, वो कहते हैं कि we need to engage in philosophy of unconditional love. We need to innovate the politics of unconditional love. यदि हमने ऐसा नहीं किया तो ह्यूमैनिटी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। स्टीफन हॉकिंग हुआ करते थे, एक बार वो स्पेस में चले गए। लोगों ने उनसे पूछा कि आप तो शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, बहुत बुरी हालत है आपकी, फिर आप क्यों स्पेस में जाने की जहमत आपने उठाई? Why did you go to the space? He said, I just wanted to know how would the humanity survive in next 100 years. People asked him, why are you saying this? He said, there is a serious problem.
that we are developing instruments of mass killing, and those instruments are going to be very, very cheap, and anybody can use them. And the way people are losing contact with other people, the way we are getting alienated, anger is going to be our dominant passion, feeling. And if anger rules the world, then you can imagine that many of them would like to use those instruments of mass killing, and humanity's survival on this earth will be difficult. Therefore, I wanted to see if humanity would be able to shift at least some of them to the other planet, and species will be saved. This is Stephen Hawking, which only means that probably we are living in a very big dystopian world, and people are really suggesting that we need to change that paradigm. As I said, humanity has this specific quality. We are reflexive being. हम हमेशा ही नई चीज़ों को सोच सकते हैं. What is reflexivity? Reflexivity is that we can solve n number of problems in n number of ways. This is our mind. You know that the whole world is now researching on mind. We have done enough research on the body. बॉडी का तो अब ये हाल है कि हम बॉडी के ऑर्गन्स को आसानी से ट्रांसप्लांट कर पाते हैं. एक बड़ा इंटरेस्टिंग जोक है. माँ और बेटा आपस में बात कर रहा था. बेटा यूएस में था, माँ इंडिया में थी. बेटा ने कहा कि पूछा क्या हाल है घर का. उसने कहा कि पिताजी की तबीयत ख़राब है, फिर उनका लीवर फिर ख़राब हो गया. तो बेटे ने कहा मम्मी मैं कुछ लीवर से यहाँ से भेज देता हूँ, तुम रखे रहो, जब ज़रूरत पड़े ट्रांसप्लांट कर लेना, खुद से ट्रांसप्लांट कर लेना. I mean, this is the kind of world we are going to live in. If you look at the videos of a scientist, a physicist called Michio Kaku, he has a very interesting video suggesting how the world will look like after 50 years. What kind of scientific developments are going to be there and how the world will change. So things will change very fast. New world is emerging. But what we are not understanding is that we are also falling in a technology trap where the new world may have enough technological development but not enough wisdom. So this music album suggests that there should be balance between wisdom and technology. How do we do that? And for that we need to think of new utopia. Where will be the new utopia coming from? We have to reimagine. Before I start talking about Gandhi and 9-10 points that I have to make, I think let me make this very clear that no single philosopher today has answer to all our problems. The world is facing more complicated problems today, and we need to do our homework properly. At best, what we can achieve by engaging with different philosophers, that we can draw upon their ideas to build a new utopia. So I have always argued that there are philosophers of liberation, and those philosophers of liberation have done their own work fairly well. They were struggling for liberation of a nation, of a community, of a group, but simultaneously they were also producing philosophies of universal liberation, in which liberation of all is guarantee for liberation of everybody, be it Gandhi, be it Marx, be it Ambedkar, be it anybody else. So our generation will have to engage with these philosophers and try to see what can we draw from them to create this new utopia for the future. So I call it a cognitive dialogue. हमें cognitive dialogue में जाना पड़ेगा इन thinkers के साथ. Cognitive dialogue का मतलब है कि हम इस बहस में ना पड़े कि उनके बीच में कैसा संबंध था. जैसे कुछ लोग कहते हैं गांधी और अंबेडकर का बड़ा झगड़ा था और उस पर ही
किताबें आ रही हैं, अच्छी बात है, इतिहास उसकी भी ज़रूरत है। कुछ लोग कहते हैं कि गांधी ने ये गलतियां की, गांधी ने वो गलतियां की, वो भी क्या होगा, गांधी भी एक इंसान थे और गलतियां करते होंगे। लेकिन अभी हमारे लिए इतिहास के पन्नों में जाकर उन चीज़ों को ढूंढने से ज़्यादा फायदा नहीं है जब ह्यूमैनिटी एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में है। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जिससे कि हमारी कैपेसिटी परमानेंटली ख़त्म हो जाएंगी, जो हमारी अपनी कैपेसिटी है। यदि हम उसको सेव करना चाहते हैं तो हमें उससे निकलना पड़ेगा, उस खतरे का सामना करना पड़ेगा। और ये खतरा कई बार ऐसा लगता है फिजिकल नहीं है, ये खतरा हमारे पैराडाइम ने प्रोड्यूस किया है। तो इसके लिए हमें इन चिंतकों से संवाद करना पड़ेगा। हम अभी तक उनसे विवाद करते रहे। जैसे आप यदि अरुंधति रॉय का गांधी के ऊपर देखेंगे, जो उन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा है अंबेडकर के एनालिसिस ऑफ कास्ट के ऊपर, तो वो एक विवाद पैदा कर रही है। मुझे लगता है विवाद की ज़रूरत नहीं है, संवाद की ज़रूरत है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन में, जिसमें हम कहते हैं विवाद और वितंडा, 3 तरह से बातचीत होती है। वाद का मतलब है जब हम जानने के लिए संवाद करते हैं, ये संवाद आप कहते हैं। विवाद का मतलब है जब हम जीतने के लिए बहस करते हैं, जैसे आप कोर्ट में करते हैं, तो उसमें सत्य को आप ध्यान में नहीं रखते हैं, आप अपने जीतने के लिए पॉइंट्स बनाते हैं, स्कोर करते हैं। और वितंडा का मतलब है जब आपको लगता है कि हम जीत नहीं सकते हैं, तो आप उस बहस को कहीं से मोड़ के कहीं और ले जाते हैं। जब मैं कहता हूं कि कॉग्निटिव डायलॉग करने की ज़रूरत है गांधी के साथ, अंबेडकर के साथ, मार्क्स के साथ या और बड़े थिंकर्स के साथ, तो मैं ये कहता हूं कि उनसे संवाद करने की ज़रूरत है, ताकि हम उन चीज़ों को उनसे निकाल सकें, उनके अनुभवों से, उनके विजडम से उन चीज़ों को हम निकाल कर एक नए दर्शन की खोज कर सकें, एक नए यूटोपिया की खोज कर सकें, जिसको लेकर हम कमिट करें अपने आप को, हम संकल्प ले सकें कि इस यूटोपिया के लिए हम अपना जीवन भी दे सकते हैं। जैसे फ्रीडम स्ट्रगल एक यूटोपिया क्रिएट करता था कि ऐसा भारत बनेगा, और जिसके लिए लोगों ने अपनी जानें दी। वैसा भारत नहीं बना, या जितना बन पाया, फिर उससे आगे के लिए फिर हमें नए यूटोपिया की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस नए यूटोपिया में गांधी का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, मैं उस पर बात करना चाहूँगा। पहला पॉइंट, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि इस पैराडाइम की खास बात है कि ये कहता है कि हम पॉजिटिव इंडिविजुअल हैं। आपने हॉब्स, लॉक, रूसो पढ़ा होगा, खास करके हॉब्स और लॉक। मैकफर्सन की किताब आपने पढ़ी होगी, जिसमें कहता है कि ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारा ये है कि हम अपने कैपेसिटी के मालिक हैं, और उसका हम जो मर्जी वो कर सकते हैं, और हमारी खुशी, हमारा सब कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। हम ऑब्सेसिव सेल्फ हैं, जिसका क्लाइमेक्स अब ये हो गया है कि हम सेल्फी लेने में विश्वास करने लगे हैं, सेल्फी कल्चर आ गया है। हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि हमसे ही दुनिया है, हम उसके आसपास चीज़ों को देखते हैं। जैसा मैंने कहा कि ये एटोमाइज जो किताब है, वो इस बात को बखूबी एक्सप्लेन करता है कि फ्रांस की सोसाइटी में इस तरह के एटोमाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा है, इंसान कैसे बिल्कुल अकेला हो गया है। ठीक उसके विपरीत गांधी क्या कहते हैं? गांधी कहते हैं कि हमें क्रिएटिव सेल्फ होना चाहिए। व्हाट इज क्रिएटिव सेल्फ? गांधी कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स आर बेसिकली रिलेशनल बीइंग्स। हम एक दूसरे के साथ ही जी सकते हैं। हमारा एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे से एंगेज करना, सुख और दुख को एक दूसरे के साथ बांटना, ये ही हमारा नेचुरल बीइंग है। हम अकेले कभी नहीं रह सकते हैं, और जब अकेले होते हैं तो हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो ये जो रिलेशनल बीइंग है, इसको हमें रिक्लेम करना पड़ेगा। हम कैसे रिक्लेम करेंगे इसको रिक्लेम करने के लिए हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, हमें सेवा करनी पड़ेगी, ताकि हम दूसरे के दिल को जीत सकें, दूसरे को अपना बना सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अपने साथ ला सकें। ये कब संभव है? जब हम एनलाइटेंड इंडिविजुअल हों। ये एनलाइटनमेंट क्या है? एनलाइटनमेंट ये है जब हम ये समझें कि हम एक रिलेशनल बीइंग हैं। हम तब तक हैं जब तक आप हैं। आई एग्जिस्ट बिकॉज यू एग्जिस्ट। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिलॉसफी है, जुलू ट्राइब के एक वर्ड से एक्सप्रेस होता है, जिसे उबुंटू कहते हैं। आई एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज यू एग्जिस्ट। टीचर्स एग्जिस्ट as long as students exist. If students don't exist, teacher won't exist.
सो हमारा एक रिलेशनल बीइंग हम हैं, और इस रिलेशनल बीइंग को यदि हम रिक्लेम कर सकें तो ये ज़रूरी होगा नए यूटोपिया के लिए। दूसरी बात है कि जो रिसोर्सेस हैं, जो रिसोर्सेस क्रंच हम अभी देख रहे हैं चारों तरफ, थॉमस पिकेटी के बारे में आपने सुना होगा, वो कह रहा है कि पूरी दुनिया इस वक्त इनइक्वालिटी के क्लाइमेक्स पे है। ह्यूमन सिविलाइजेशन के हिस्ट्री में इतनी इनइक्वालिटी कभी नहीं हुई थी। और जो कैपिटलिज्म का भी स्टेज है वो बहुत खतरनाक स्टेज है। मैं इसे कैंसर स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म कहता हूँ। कैंसर की खासियत क्या होती है कि वो मल्टीप्लाई करता है वो, और आपके सारे ऑर्गन्स के अंदर वो धीरे धीरे घुस जाता है। तो कैपिटलिज्म भी उसी तरीके से पूरे ऑर्गन्स में घुस गया है। और इनफैक्ट कैपिटलिज्म एक ऐसे स्टेज पर आ गया है जब कैपिटलिज्म अपने ही फिलॉसफी को डंप कर दिया है। कैपिटलिज्म की जब शुरुआत हुई थी तो फिलॉसफी था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को हम इसलिए बनाएं ताकि उससे ज़्यादा रिसोर्सेज बन सके और वो ज़्यादा लोगों तक जा सके। यदि आपको लॉक का थियरी ऑफ प्रॉपर्टी याद होगा तो आप बहुत आसानी से इस बात को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी पिछले कुछ वर्षों में क्या हुआ है कि कैपिटलिज्म ने अपने उस फिलॉसफी को एबेंडन कर दिया है, छोड़ दिया है, और अब हम मूव कर गए हैं हाइपर कंज्यूमरिज्म की तरफ। हम खरीदते हैं इसलिए नहीं कि हमें उपयोग में लाना है, हम खरीदते हैं क्योंकि खरीदने का मज़ा हम लेना चाहते हैं। वो एक तरह की बीमारी जैसी अब हो गई है। अब उसके दवाइयाँ निकली हैं, साइकोलॉजिस्ट उसे कुछ नाम भी देते हैं, और उसकी एक दवाई निकली है जो खरीदने की बीमारी होती है। और वही नहीं, अब कैपिटलिज्म एक ऐसे स्टेज की तरफ जा रहा है जो बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसमें कैपिटलिज्म ने पहली बार ये सोचा है कि जो हमारा क्राइसिस 2008 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, उस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए अब हम ह्यूमन लेबर पे डिपेंड नहीं करेंगे, अब हम मशीन पे डिपेंड करेंगे। तो एक नए तरह के मशीन युग में हम प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स ये कैपिटलिज्म की सेवा में खड़ा रहेगा, और ये दोनों धीरे धीरे ह्यूमन लेबर को बाहर कर देगा। बहुत सारी किताबें अभी इस पे आई हैं कि अमेरिका में कैसे संभव है कि 70% अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। पहले तो 25 साल कहते थे, कोविड के बाद कहते हैं कि बहुत जल्दी वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि लॉयर्स, डॉक्टर्स, रेस्टोरेंट, सब जगह धीरे धीरे रोबोटिक्स एंटर कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंटर कर रहा है। और इससे संभव है कि कैपिटलिज्म में जो प्रॉपर्टी कुछ 1% के पास आ गया है वो और कंसंट्रेट कर जाएगा, और बड़े पैमाने पे हम सड़क के बाहर खड़े हो जाएंगे। जैसा कि ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट ने कहना शुरू किया था, वो बिल्कुल सही बात है कि 1% वर्सेस 99% की चीज़ें होने वाली। अब गांधी इस पे क्या कह रहे हैं? गांधी कह रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है, क्योंकि रिसोर्सेज ह्यूमैनिटी एज अ होल का है। तो फिर क्या करें? तो कहते हैं ट्रस्टीशिप होना चाहिए, कि हम सिर्फ ट्रस्टी हैं उसके। अब ये बात हमें समझने की ज़रूरत है कि जो रिसोर्सेज हैं, ये लॉक भी तो यही कह रहा है कि आप उसको यूज़ कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों के लिए ज़्यादा चीज़ें हो सके। तो वो हम सिर्फ एक ट्रस्टी हो सकते हैं उसके लिए। और ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसकी जगह पे गांधी कहते हैं कि कोऑपरेटिव होना चाहिए, हम संयुक्त रूप से उस पर काम कर सकें, वो होना चाहिए। और मार्केट रिलेशनशिप, मार्केट इज़ अ रिलेशनशिप जहाँ की फ़ायदे और घाटे की बात सोची जाती है। गांधी कहते हैं हमें उस मार्केट रिलेशनशिप से बाहर निकलने की ज़रूरत है। बाजार हो, बाजारवाद नहीं हो। ये बाजारवाद खतरनाक है। क्या ये संभव है? क्या यूटोपिया बिल्कुल अनरियलाइजेबल है? नहीं। मैं 2 एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ इस बारे में। एक है मॉन्ड्रेगॉन एक्सपेरिमेंट जो स्पेन में हुआ है, जहाँ की 1 लाख से ज़्यादा लोग एक कोऑपरेटिव में रहते हैं, और पूरा जब इकोनॉमिक क्राइसिस 2008 के बाद चलता रहा, उस समय भी मॉन्ड्रेगॉन में कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि वहाँ जो हाईएस्ट इनकम है, जो लोएस्ट इनकम है, उन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप है, और वो हर काम कोऑपरेटिव मूवमेंट के साथ मिलकर करते हैं। ये एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट है, इस पर बहुत सारा वीडियोज़ है, आपको ज़रूर देखना चाहिए। वैसे ही बिहार के झारखंड के एक ब्लॉक, एक गांव में एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ, जिसे एक गांधीयन ने किया था। उसे कहते हैं चक्रीय विकास योजना। ट्राइबल सोसाइटी है वो, और वहाँ पर उन्होंने इतना ज़्यादा प्रोडक्शन किया फलों का और दूध का और टिम्बर का कि लोग कहने लगे कि आप इसे बाज़ार में बेचिए।
वो कहते थे फल और दूध तो बाजार में बिल्कुल नहीं बेचेंगे, वो खाने की चीज़ है, हम उसे लोगों को खिलाएंगे। और उन्होंने बहुत सारे इलाके में इसे बांटा। एक पूरा ड्राउट प्रोन एरिया था, सूखाग्रस्त एरिया था। उस सूखाग्रस्त एरिया में गांधीयन एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने इतना फल और दूध पैदा किया कि मैं उस मीटिंग में था, जिस मीटिंग में मैं गया था वहाँ देखने के लिए, और उस मीटिंग में था जिसमें उन्हें फंड की बात हो रही थी। तो उनसे लोगों ने कहा कि आप इसे बेचिए। उन्होंने कहा कि मैं बेचूंगा नहीं, दूध से मैं अमरूद के पेड़ को सींचूंगा और अमरूद अपनी गैया को खिलाऊंगा। यही चक्रीय विकास है, मैं इसे बेचने को बिल्कुल तैयार नहीं। तो ये संभव है, ये पॉसिबल है कि कोऑपरेटिव ट्रस्ट इसे को कैसे किया जाए। इसी तरीके से जो हमने बनाया है अभी, एक एलिनेटेड सोसाइटी बनाया है जिसमें हम एंडलेस सेल्फ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। हमारा कम्युनिटी ब्रेक कर गया है, जो आपने कोविड के टाइम में भी देखा होगा कैसे हम एंडलेस सेल्फ इंटरेस्ट में फंस गए हैं। और हमने महसूस किया कि इस संकट में यदि कोई काम आ सकता था तो कम्युनिटी काम आ सकता था। हम बार बार एक दूसरे की सहायता के लिए बाहर निकल के आने की कोशिश करते थे। और ये जो इसका ब्रेकिंग ऑफ द कम्युनिटी है, उसने जिस तरीके से हमें एक एलिनेशन एटोमाइज्ड इंडिविजुअल ने बनाया है, उससे निकलने के लिए गांधी कहते हैं कि आप यदि कोऑपरेटिव कम्युनिटीज़ बनाइए, एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट रखिए, जिसमें एक बहुत अच्छी एक श्लोक है बहुत अच्छा, ना त्वम कामय राज्यम ना मोक्षम ना स्वर्गम ना पुनर्भवम कामय दुखताप्तानां प्राणिनाम आर्तिनाशनम। यानी यदि आप ये सोचें कि हमें स्वर्ग और मोक्ष और कुछ नहीं चाहिए, दोबारा नहीं आना है, मुझे सिर्फ प्राणियों के दुख को ख़त्म करना है, ये गांधी का एक फेवरेट श्लोक था। तो ये एक नए तरह का समाज बन सकता है। हम जो ट्रस्ट डेफिसिट हमारे अंदर है, उस ट्रस्ट डेफिसिट को हम खत्म कर सकते हैं। चौथा है कि देखिए अब हमारे साथ क्या हो रहा है, अभी टेक्नो अथॉरिटेरियन रेजीम्स बन रहे हैं। जैसे इनइक्वालिटी ज़्यादा होगी तो सरकारों की लेजिटिमेसी कम होगी। डेमोक्रेसी का मतलब है ज़्यादा लोगों का फ़ायदा, ज़्यादा लोगों का बेनिफिट, ज़्यादा लोगों के लिए काम करे सरकार। और कैपिटलिज्म का मतलब है कि कम लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा। तो कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी का विवाह बहुत दिन तक नहीं चल सकता है। प्रारंभिक दौर में चला, अब वो डिवोर्स का टाइम आ गया है। और जैसे जैसे डिवोर्स का टाइम आएगा, कैपिटलिज्म का जो सबसे बड़ा मैनेजर है वो है स्टेट। तो स्टेट क्या करेगा कि लोग यदि उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे स्टेट को, तो स्टेट अथॉरिटेरियन होगा, स्टेट लोगों को दबाने की कोशिश करेगा। और आज की तारीख में जो स्टेट है वो पुराने स्टेट से अलग है, क्योंकि इनके पास बहुत सारे टेक्नोलॉजीज आ गए जिसके द्वारा आपके ऊपर पूरा कंट्रोल ये कर सकते हैं। आपके कंप्यूटर में अंदर जा सकते हैं और वहाँ जाकर कुछ ऐसी चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हैं जो आपके लिए ख़तरनाक हो, जो आपके सिस्टम के लिए ख़तरनाक हो, जिसके आधार पे आपको अरेस्ट किया जा सकता है। तो ये एक तरह का अथॉरिटेरियन, एक मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी इमर्ज कर रहा है, जो कि बहुत ख़तरनाक है। गांधी क्या कहते हैं उसके लिए कि हमें सब्सटेंटिव रिपब्लिकन डेमोक्रेसी लानी चाहिए। वो कैसे आएगा? यदि आप डिसेंट्रलाइज कीजिए पावर को। यदि आप ओशनिक सर्किल की बात सोचिए कि एक छोटा ग्रुप है, फिर उसने अपने रिप्रेजेंटेटिव को एक बड़े ग्रुप में भेजा, फिर उससे एक बड़े ग्रुप में गया, इस तरीके से कई सीरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो, तो एक नए तरह के पॉलिटिकल सिस्टम की कल्पना की जाए। ये जो नया यूटोपिया हम सोचेंगे, उसमें हम इस तरह के डेमोक्रेसी से कुछ और ज़्यादा डेमोक्रेटिक बात सोचेंगे। जिस तरह का पार्टी सिस्टम हमारा है, वो आप देख रहे हैं कि पार्टी सिस्टम में कंपनीज हो गई हैं। अब तो यहाँ तक हो गया है कि जो कंपनी के एडवर्टाइज करने वाले लोग थे, उन्हें पार्टी के एडवर्टाइज करने के लिए हायर किया जा रहा है। तो डेमोक्रेसी को ही मैनिपुलेट कर, हैकिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। डेमोक्रेसी इज हैक्ड, रियल इश्यूज आर नॉट डिस्कस्ड, नॉट डिबेटेड, रियल पीपल आर नॉट वोटिंग, they are voting with a certain kind of illusion, and once the voting is over, they become normal. So frenzy is being created, emotions are being played, and for that marketing strategies are being used. So substantive democracy is missing now. Gandhi says substantive democracy will emerge
if you have series of democratic institutions, not one parliament and not one election in 5 years, but a regular process of participation. So a participatory democracy is necessary for sustaining the democratic system, the republican democratic system. इसी तरीके से अभी हम आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं। इतने सारे वीडियोस हमें मिलते हैं रोज ही। सोशल मीडिया ने हमारे दिमाग के ऊपर लगभग कब्जा कर लिया है और हम हमेशा अपने बारे में आइडेंटिटी के टर्म्स में सोचते रहते हैं, ह्यूमैनिटी के टर्म्स में नहीं सोच पाते, बियॉन्ड आइडेंटिटी हम नहीं सोच पा रहे हैं। और आइडेंटिटी का एक बड़ा ख़तरनाक मामला क्या है कि हम अपना जजमेंटल रैशनैलिटी खो देते हैं, क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में जो जज करने की क्षमता हमारी है वो ख़त्म हो जाती है। जो गलत भी है यदि वो हमारे आइडेंटिटी के साथ है तो हम उसे सही ठहराने की कोशिश करते रहते हैं, और यदि नहीं ठहरा पाते हैं तो हम वितंडा में चले जाते हैं, हम चुप हो जाते हैं, साइलेंस कर देते हैं, या हम वायलेंस में चले जाते हैं। ये जो लॉस ऑफ जजमेंटल रैशनैलिटी है, ये एक तरह का कॉग्निटिव डैमेज है हमारे माइंड का। सही गलत के बीच में भेद करने की क्षमता हमारी खत्म हो जा रही है। गांधी क्या कहते हैं? कहते हैं ये आइडेंटिटीज जो है वो कोई रिजिड नहीं है, ये एक तरह का फजी बाउंड्री है। हम एक ही समय में कई आइडेंटिटीज के पार्ट हो सकते हैं, हम एक ही समय में कई रिलीजन के सही चीज़ों के साथ एंगेज कर सकते हैं, कई चीज़ों को हम प्रैक्टिस करते रहे हैं। एशियाई समाज में खास करके अभी भी रिलीजियस बाउंड्रीज बहुत रिजिड नहीं हैं। हम एक दूसरे के घरों में जाते हैं, एक दूसरे के त्योहारों में जाते हैं, उसकी समस्या अब ज़्यादा खड़ी हो रही है कि लोग ऐसा बंद कर रहे हैं करना। लेकिन गांधी कहते हैं कि हमें एक दूसरे के कल्चर के बारे में म्यूचुअल रेस्पेक्ट रखना चाहिए, और ये म्यूचुअल रेस्पेक्ट एक डिग्निटी देगा हमें एक दूसरे के बारे में। और हम डेफिनेटली ऐसा करें कि संवाद के द्वारा एक यूनिवर्सल की कल्पना करें, हमारे अंदर जो बुराई है उसकी आलोचना करें, उससे बाहर निकलने की कोशिश करें। हर कम्युनिटी, हर आइडेंटिटी, हर रिलीजन के अंदर जो बुराइयां हैं उसकी भी पूरी आलोचना हमें करनी चाहिए ताकि हम उससे बाहर निकल सकें। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या करता है कि वो आलोचनाओं को बंद कर देता है और आलोचनाओं के खिलाफ खड़ा हो जाता है। एक बहुत अच्छा उपन्यास है जो आपको जरूर पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है अनाम दास का पोथा। और दूसरा एक अच्छा उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है कंकाल, जिसमें वो जो सेल्फ क्रिटिक ऑफ रिलीजन है वो बहुत अच्छे से निकल के आया, जो गांधीयन आइडिया है। तो हमें आइडेंटिटी के ट्रैप में फंसने के बदले उससे निकलकर एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जिसमें आइडेंटिटी का रेस्पेक्ट करें, उसको डिग्निटी दें, लेकिन उसकी बुराइयों को डिफेंड ना करें, उससे क्रिटिकली एंगेज करें। ये बहुत ज़रूरी है। और टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने पहले भी बात की कि कैसे हम टेक्नोलॉजिकल ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी के खिलाफ है गांधी की बेसिक बात यह है कि टेक्नोलॉजी शुड नॉट कंट्रोल ह्यूमन बीइंग्स शुड कंट्रोल टेक्नोलॉजी। सिंपल सी बात है, बिना टेक्नोलॉजी के ह्यूमैनिटी सर्वाइव नहीं कर सकता है। अभी क्या हुआ है, जैसे मोबाइल के बारे में अगम्बन कहते हैं कि हमने मोबाइल को नहीं पकड़ रखा है, मोबाइल ने हमें पकड़ रखा है, हम छोड़ ही नहीं पाते हैं उसको। आप कोशिश करें कि 48 घंटे आप अपने मोबाइल को नहीं यूज़ करेंगे, बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है आजकल। बहुत सारे मीम्स आ रहे हैं कि लोग सो के उठते ही पहले हाथ से खोजते हैं मोबाइल, आँख खोलने के पहले मोबाइल खोजते हैं, नहीं मिला तो बेचैन हो जाते हैं। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमें हमारे माइंड सेट को कंट्रोल करता है पूरी तरह से। ये जो नाकोहस किताब है उसमें बड़ी अच्छी एक बात पुरुषोत्तम जी ने कही है, आखिरी चैप्टर है ये उसका, कि इंटेलेक्चुअल होना पाप है, टेक्नोलॉजी सबका बाप है। ये थोड़ा वल्गर लगता है सुनने में, बट उन्होंने बड़ा अच्छा से बताया है कि कैसे टेक्नोलॉजी अब सोसाइटी को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है। हम टेक्नोलॉजी को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी हमें कंट्रोल कर ले रहा है, और जो हमारा सोचने समझने की हमारी क्षमता है वो टेक्नोलॉजी टेक ओवर करने लगी है। हमें इसके बारे में सचेत होने की ज़रूरत है। गांधी कहते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग की कैपेसिटी है
वो टेक्नोलॉजी कभी नहीं ले सकता। और मुझे ये बात सही लगती है, कितना भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर लें, बट मेरा सवाल ये रहेगा, कैन रोबोट मेडिटेट? I guess robots cannot meditate, even if it has consciousness of some kind, as people are suggesting now. But meditation, getting into different layers of our own consciousness, is not possible. And this is our quality, that we can transcend the layers of our own consciousness, and at some stage we realize that we are part of the universe. And that is enlightenment. When we realize that we are part of the universe, that is enlightenment. And once we get that enlightenment, our behavior towards other living beings, human beings, non living beings, transform completely. So imagine Buddha's transformation. Similarly, I would suggest that what we are now obsessed with is scientific realism. वैज्ञानिक यथार्थवाद, हर बात की हम वैज्ञानिकता को जांचते हैं और कहते हैं ये वैज्ञानिक है और सही है। मुझे लगता है कि यथार्थ को हम एथिक्स के साथ जोड़ कर देखें। यथार्थ तो है, बट उसका एथिक्स क्या है, उसका मूल्य क्या है, उसमें मोरालिटी क्या इन्वॉल्व है। यदि हम मोरालिटी नहीं इन्वॉल्व करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल होगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल इसमें दूंगा कि एक आपने सुनी होगी कहानी, एक साधु है जो पानी में खड़ा है और एक चींटी आती है या कीड़ा आता है, वो उसे देखता है तैरता हुआ, तो साधु उसे निकालने की कोशिश करता है। जब निकालता है तो कीड़ा उसे डस लेता है, काट लेता है, फिर पानी में चला जाता है, फिर निकालता है, फिर उसे काटता है। तो किसी ने पूछा कि आप क्यों बार बार कर रहे हो जब उसे काट रहा है? तो उसने कहा कि ऐसा नहीं है कि मुझे मालूम नहीं है कि वो मुझे काटेगा, वो मुझे काटेगा। आई नो दिस रियलिज्म, आई नो दिस रियलिटी, लेकिन ये मेरी एथिकल ड्यूटी है कि मैं उसे बाहर निकालूं। ये जो एथिकल रियलिज्म है, सच को जानना बहुत ज़रूरी है, यथार्थ को जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं क्या एक्शन लूँगा, ये ह्यूमन बीइंग का प्रेरोगेटिव है। वी आर ह्यूमन बीइंग्स, आवर बिगेस्ट एडवांटेज इज दैट वी कैन डिसाइड आवर ओन एक्शन। Animals, I don't know. People are there to say that animals do have ethics, and I'm sure they must be having. But I can definitely say we are much elevated. We are much different from other living beings because we have tremendous capacity to become an ethical agency. And Gandhi always suggested that he is an ethical agent, and we should reclaim our ethical agency. Last 2 points, and I'll finish quickly because I think I'm exceeding the time limit that has been given to me. The hegemonic secularism and the democratic secularism. What kind of secularism do we need? Secularism where we can engage with different people in different ways, different religion in different ways. We don't hate other religions. We don't separate ethics of religion. Rather, we appropriate ethics of religion. And finally, from age of conflict, we have to transcend to the age of dialogue. So these are the 10 points that we can appropriate from Gandhi for creating a new utopia. I think I will just end here. So we need new utopia, and engaging with Gandhi and other philosophers of liberation, we can create this new utopia. And there is an urgency now. Your generation will have to do it. Our generation, I think we realize very late, but your generation should realize it early and should definitely do it. Thank you very much. Thank you, sir, for your enriching and fulfilling lecture. Sir has mentioned various rich resources in his talk today, books like Hind Swaraj, music album, research papers that are helpful in understanding a new world and its problem. I really like the idea of cognitive dialogue as a basis of action rather than conflict. To me, this is a step forward to a feasible utopia. Also, the concept of human and technology was very true. Now the floor is open for questions. You can write your questions in the chat box and Pratanjali will be coordinating with the questions. Namaskar, sir, and Sabi professors. A very warm greeting to one and all present here. Sir, we have few comments. Before starting the Q&A session, we have a comment from the TIC of a department, Political Science Department, Gandhi College. She says that I think Gandhi talks about humane control of technology for the greater good.
of humanities, so we do not replace human labor but give it some succor and dignity. So ethical and human control of technology would bring about the good of humanity. So before starting the Q&A session, I would like to establish some ground rules that please keep your questions brief and clear so that the speaker should understand in an easier way. Moreover, please refrain from any non-parliamentary language so that while asking your questions, it comes with dignity, and therefore there might be some question which is overlapping your question. So please keep an eye on all the question and answers in the Q&A session. So please drop your question in the chat box. Meanwhile, sir, there is a question. You talked about how new generation and people, even not even like other generation, also take selfie as a very prominent habit these days. So, sir, don't you think in the new culture or in the contemporary time, we are moving towards more nuclear setup? Let's say people live in nuclear families. Students, like even in Delhi University, even in JNU, there are a lot of students who are an outstation students. So they have this habit of living alone from their family, living away from their family. So, sir, how can you what do you want to comment on this aspect that when there is a nuclear setup in the society, how can we take this problem or maybe this perspective into consideration? Should I answer one by one, or should I take all questions and? I can take one by one so Okay, that I can. okay. Yeah, I think that's a very interesting question. Now many governments are creating a ministry for loneliness. Britain is the first one, I guess. So Yes. I'm sure, as I quoted Holbach, loneliness is going to be a big problem. It is a big problem. And we see solution in terms of obsessive self, that we have selfie, we have the whole room, entire room filled with our own photographs in different poses and all that. I think that is not the solution really. The real solution is engaging with the other and mitigating the otherness, looking for relationships, healthy relationships with other human beings, doing things for other so that you make people happier. I think this loneliness, the biggest problem is that I'm hearing these days, even on radio, FM channels, about your depression, that new generation is very depressed. And not only new generation, our generation is also, depression is now a kind of pandemic. The entire world is depressed, I guess. The solution they think is very psychological, in the sense you treat the individual. I think solution to depression is social. We need to come out and engage with other people, have healthy relationship. Psychoanalysts suggest that talking is the best cure. I think we need to take that very seriously, that we need people to talk, and that is possible if we engage in relationship with others. I completely agree with you, sir. And most importantly, in the recent times when we face the biggest pandemic in the last century, so there are examples where people are of the opinion that the more we socialize, the more we interact, the more our mental health stays intact. Yes, yes. Yeah. So, sir, we have another question. Scientific realism is mostly objective, whereas ethical realism could be subjective. Is this still worth aiming at? This idea of objective and subjective, I think being subjective is very important. Not knowing the reality is a problem. Suppose you are coming to kill me. If I don't know that you are coming to kill me, is my foolishness. But once I know that you are coming to kill me, then what action I need to take is an ethical action. Do I need to kill you before you come to kill me? Or do I need to kind of make you friend that you don't kill me? Or I need to escape at that moment and then try to make you friend? All these are decisions that we can take as human beings. Scientific realism cannot give you answer to these questions. How will you engage with other human beings? Therefore, ethics is extremely important. Ethical idealism is also a problem, that you have ethics and only idealism. You don't know what is the reality. I think knowing the reality is extremely important
So objectively knowing the reality and subjectively behaving in that. I think this is the solution. Thank you so much, sir. And I think we all agree with the fact that when there is subjective reality in the scenario, then it's more important to look at the practical aspects also. So, sir, with that, we have another question which basically focuses on how you laid emphasis on Gandhism economic perspective, that how everything nowadays is turning into a more capitalist form, which you even call cancer state of capitalism, because it just multiplies and goes broader in every aspect. So we have another question which talks about that point, that contemporary state is closer to market and capitalist tendencies, as you mentioned. Do you say that this has refined the concepts of equity and access, ignoring the structural realities of a society? Yeah, I think so. If I understand the question fairly well, I think the structural limits of society or the structure of society is such that we cannot have equal purchasing power. So if you give me equality in the market, that both of us are equally free to go and have food in five-star hotel without realizing that you have the capacity and I don't have, then there's a big problem. That equity is actually not non-equity actually. So we have to really rethink about how we connect with the two. And therefore, I always think the positive liberty is the answer. That you really have to create conditions for being free. Similarly, you have to create conditions for being equitable. So that's one of the things that has been completely ignored by the neoliberal philosophy of the market. It doesn't take that into account in the name of freedom. And you must be remembering Hayek's arguments that capitalism's main good is freedom. So initially it was capitalism's main advantage was that it was supposed to create common good, and common good was very material. So you produce more so that resources for society should be available in abundance. But then in 1970s, Hayek and Friedman, they started arguing that instead of common good in terms of material reality, the common good is freedom. So freedom is the only thing. They reduced freedom to this level that you have the freedom to consume without knowing that there is a structural limit to consumption. Yes, also, sir, like when we talk about economics, you also mentioned one society of Spain where where there is a very minimum difference in the highest income and the lowest income people are earning. Sir, don't you think this kind of setups are basically feasible when the when societies are smaller, like in countries like developing countries like India and maybe European countries, and maybe some part of US where there are very large societies and it's difficult to regulate the market to an extent. So, sir, how can we ensure equity in such societies where societies are not as smaller as societies in Spain, one society of Spain which you talked about? I don't think it is a question of scale. I think this model that I'm talking about in Spain is absolutely scalable. You can scale it out. Why I'm saying so? There is a certain norm that is attached to that. Therefore, it is successful. If you look at that society, and you should watch some of the videos on this, and I wish we can share the discussion on this sometime. I think what are they suggesting? They're suggesting that the resources should not be privatized. Resources should be kept common, and we all should be stakeholder in that resource. And therefore, we should take share which is needed for us, right? And that should be defined by the community itself. This is not very new concept. In Indian tradition, if you realize, rivers were not owned by even the king. The non-human species were also owners of or stakeholders in the river. Trees were not owned by
the kings. I let me share one episode when I Yes. wanted to sell off my trees, the trees that I inherited from my family. The villagers came and told me that you can't do it. I said, why? It is mine. He said, no. पूरी दुनिया से जो चिड़िया यहाँ बर्ड्स यहाँ आते हैं वो सब इसी पेड़ पे आराम करते हैं. हम लोग जब रास्ते से जाते हैं तो इसके नीचे बैठ के छाया लेते हैं. यू कैन ओन इट, यू कैन टेक द फ्रूट्स, बट यू कांट कट इट. And I started investigating from where this idea came to them. Then I realized this has been part of the collective consciousness of Asian society. I will give you a number of textual examples to prove the point that resources were never owned by either king or people. It was a common resource. You all have right to use that. So I think if you understand that, and that is what Gandhi is trying to emphasize, then you take as much as you need, and that is commonly defined, and which is scalable. The problem is that we treat that as non-scalable and so utopian that it is not possible, and therefore we come to this new model of resource distribution, which I think Right, is sir. itself a fault. Yeah. Yes, sir, I understand. And also, sir, the point where you talked about that resources cannot be